सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसको हम वैद्युत रसायन कहते हैं। इस वैद्युत रसायन चैप्टर की हमारी 6 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी आज हमारा पार्ट 7 रहेगा। देखो, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता की। आज हम लगातार उसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उस विलयन की चालकता का मापन हम किस प्रकार करेंगे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का प्रायोगिक सत्यापन। क्या कह सकते हैं? विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का प्रायोगिक सत्यापन। तो देखो, यहाँ पर हम एक प्रयोग के द्वारा विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन कैसे करते हैं इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, हमें पता है विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसका चालकत्व, ध्यान से समझना आप, चालकत्व ये प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है और हमें पता भी है कि चालकत्व प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लें तो हम उस प्रतिरोध से चालकत्व ज्ञात कर सकते हैं और उस चालकत्व से हम उस विलयन की चालकता का मापन आसानी से कर सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर हम उस प्रतिरोध की सहायता से उस विलयन का चालकत्व व चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, प्रतिरोध का मान ज्ञात कैसे करेंगे? यानी हम यहाँ पे काम में लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। कौन सी विधि? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दो या सेतु बोल दो, एक ही बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, इस विधि की सहायता से हम विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन कौन से उपकरण होते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का डायग्राम ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ साथ। यहाँ बना रहा हूँ मैं। देखो, ये तो मैंने बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बनाया है? व्हीटस्टोन ब्रिज। जिसकी 4 भुजाएं हैं। ये जो प्रतिरोध है इसको बोलेंगे R1। यहाँ पे जो लगाएंगे अज्ञात प्रतिरोध, यानी जिस विलयन का हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा R2, ये है R3 और ये है R4 और ये यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। अपन कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। क्या बनाया है मैंने? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे R2 प्रतिरोध रहेगा,
जो हम ज्ञात कर रहे हैं। यानी बात सीधी सी है कि R2 हमारे लिए अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। ये R3 है और ये R4 है। मैंने इसको प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ दिया, यानी AC धारा। अब देखो, अब इधर हम लेंगे चालकता मापी सेल। चालकता मापी सेल, देखो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, फिर अपन इसको डिटेल से समझेंगे। ये कोई पात्र है, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा मैं, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड। ये लो, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए। इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम ब्लैक, यानी अपन कह सकते हैं पीटी का चूर्ण लगा होता है, तो ये मैंने लगा दिया। और ये इलेक्ट्रोड भी पीटी के हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। और इस पात्र में मैंने विद्युत अपघटय का विलयन भर रखा है। ये लो, यानी जिस विद्युत अपघटय का हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं उसका विलयन इसमें भर देते हैं। ये मैंने भर दिया, विद्युत अपघटय का विलयन। अब देखो, इस पात्र को मैं एक दूसरे बीकर में रखूंगा जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट। ये लो, इसमें जल भरा होता है, स्थिर ताप का जल। ये मैंने स्थिर ताप का जल भर दिया इसमें, और इस चालकता मापी सेल को मैंने इसके अंदर रख दिया। अब देखो, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो भुजा है, इस भुजा को मैं इन इलेक्ट्रोडों से जोड़ दूंगा। ये लो, जोड़ दिया। यानी ये जो प्रतिरोध है ना, ये रहेगा यहाँ पे R2। बात सीधी सी ये है जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं। इस विद्युत अपघटय का जो विलयन है उसका प्रतिरोध यानी ये R2 है, जो हमारे लिए क्या है? अज्ञात है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? ये मैंने लिया है विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का विलयन, का विलयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये हैं प्लेटिनम, यानी पीटी के इलेक्ट्रोड, पीटी के इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो मैंने लगाया है, ये लगाया है प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। बात सीधी सी है, प्लेटिनम का चूर्ण है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनम ब्लैक, या सूक्ष्म विभाजित पीटी का चूर्ण। इसमें क्या है? इसमें मैंने भरा है स्थिर ताप का जल, स्थिर ताप का जल। यानी हम इसको कह सकते हैं ताप स्थायी। क्या कह सकते हैं? ताप स्थायी। यानी हम इसको बोलेंगे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। और अब जो ये सेल बना ना, ये सेल, इस सेल को हम कहते हैं चालकता मापी सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस नाम को, चालकता मापी सेल। तो अपन डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस विद्युत अपघटय के विलयन का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस विद्युत अपघटय के विलयन को चालकता मापी सेल में भरकर व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा से जोड़ देते हैं। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। अब देखो, डायग्राम को आप समझना। दोबारा से मैं आपको, मैंने पूरा जो उपकरण बनाया है, हम इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज काम में आ रहा है जिसकी 4 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में तो 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं, यानी R1, R3, R4। ये तो हमारे लिए ज्ञात प्रतिरोध, और जो R2 है ये है अज्ञात प्रतिरोध। इस अज्ञात प्रतिरोध वाली भुजा को हमने चालकता मापी सेल से जोड़ दिया है। चालकता मापी सेल क्या है? देखो मैंने क्या बताया, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। हमने एक पात्र लिया,
उस पात्र में विद्युत अपघटय का विलयन भर दिया और उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक लगा होता है, पीटी का चूर्ण। फिर इस चालकता मापी सेल को हमने थर्मोस्टेट में रख दिया। थर्मोस्टेट क्या है? यानी इस पात्र में स्थिर ताप का जल भरा होता है और थर्मोस्टेट में हमने इसको इसलिए रखा कि इस चालकता मापी सेल का तापमान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तापमान एकदम स्थिर रहे। इसके लिए हमने इसको इस ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट में रख दिया। ठीक है, ये हमारा उपकरण बन गया। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हमने लगा दिया, एसी धारा। अब देखो यहाँ पर ये बात भी आप समझोगे कि मैंने यहाँ पे प्रत्यावर्ती धाराएं क्यों ली, यानी मैंने यहाँ पे दिष्ट धारा नहीं ली, यानी हम दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दिष्ट धारा ले ली तो इस विलयन का क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और इसका रासायनिक संगठन ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं फिर हमें उसका मान भिन्न प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और इस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो यहाँ पे होती है 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो मैंने लिखी है 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी है L। क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी है? L। और इनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो है A। कितना है? A। इसका मतलब जो L/A है, याद करो हमने इसको क्या कहा था? हमने इसको कहा था सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो जो L/A है वो है सेल स्थिरांक और यहां पर हम सेल स्थिरांक को लिखेंगे अक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अक्ष के द्वारा। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी L है, इनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और जो L/A है वही क्या है? सेल स्थिरांक, जिसको हम अक्ष के द्वारा लिखेंगे। अब देखो ये तो हमने क्या बनाया है? डायग्राम। अब देखो आप इसकी क्रियाविधि, यानी हम इस विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से आप समझते जाएंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर विद्युत अपघटय का विलयन भरकर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाकर व्हीटस्टोन ब्रिज की भुजा से जोड़ दिया। अब हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे। देखो ये जो P है ना, P ये है संसूचक, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या है? ये है संसूचक, यानी इसका काम ये है कि ये हमें शून्य विक्षेप की स्थिति को बताएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, संसूचक हमें शून्य विक्षेप की स्थिति को बताता है। अरे बात सीधी सी ये है, अपन ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था को हमें ये संसूचक बताएगा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध R, R3, R1, R3 और R4 इनको व्यवस्थित करके और हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था प्राप्त करते हैं। संतुलित अवस्था प्राप्त करने के बाद हम इस विद्युत अपघटय के विलयन का जो अज्ञात प्रतिरोध है यानी R2, इसका मान हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो पहले तो आप इस डायग्राम को बनाओ, अच्छे से बना लिया होगा शायद डायग्राम को। अब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं इधर वाले ये हटा रहा हूँ कि किस प्रकार हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये लो, दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे
अपने आप खुद। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में हम इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास रहेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अपन कह सकते हैं ये सूत्र हम लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में, ठीक है। हम संसूचक की सहायता से हमें पता हो जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था प्राप्त हो गई है। R1, R3, R4 इन प्रतिरोधों को हम समायोजित करके या व्यवस्थित करके हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था। अब देखो यहां पर R1, R3 और R4 ये तो क्या है, ये तो है ज्ञात प्रतिरोध। क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। और जो R2 है ये है हमारा अज्ञात प्रतिरोध, यानी इस विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध है R2, जिसको हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इस सूत्र से हम R2 का सूत्र लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3। इस सूत्र से हमें R2 यानी हम कह सकते हैं कि हमें विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 से हमें विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। अब देखो प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो अब हम आसानी से चालकत्व व चालकता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको भी मैं हटा रहा हूं, अब डायग्राम को हटा रहा हूं। प्रतिरोध से अब हम चालकत्व व चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी विलयन का चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चालकत्व, और चालकत्व को हमने C से लिखा है, क्या लिख दूं, 1 अपॉन R, यानी इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। किसी विलयन का चालकत्व उस विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो हमने क्या लिखा, चालकत्व C इक्वल टू 1 अपॉन R, ठीक है। अब चालकत्व प्राप्त हो गया तो हम अब चालकता ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे चालकता को हमने कप्पा से लिखा था, यानी चालकता इक्वल टू C इंटू L अपॉन A। ये सूत्र हमने पढ़ भी रखा है। क्या लिखा हमने, इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, चालकता कप्पा इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, यानी L अपॉन A क्या है, शैल स्थिरांक। भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चूंकि L अपॉन A अक्ष का मतलब शैल स्थिरांक, ये लो। तो इसका मतलब तो चालकता बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, चालकता इक्वल टू C तो क्या है, चालकत्व है, इंटू L अपॉन A क्या है, शैल स्थिरांक।
तो एक तो हमारे पास ये संबंध आ गया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चालकता तो है कप्पा इक्वल टू चालकता तो है C इंटू शैल स्थिरांक क्या है अक्स, तो ये लो अक्स। तो एक सूत्र हमारे पास ये आ गया। देखो एक तो क्या आया कि कप्पा इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए, यानी इस सूत्र से भी हम चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई C तो क्या है चालकत्व है, चालकत्व हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। L क्या है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L है, और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र हमने क्या बनाया कि L अपॉन ए इक्वल टू अक्स, अक्स क्या है शैल स्थिरांक, यानी चालकता इक्वल टू चालकत्व इंटू शैल स्थिरांक, यानी कप्पा इक्वल टू C इंटू अक्स। यानी यदि हम चालकत्व को शैल के शैल स्थिरांक से गुणा कर दे तो हमें चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से हम शैल स्थिरांक को परिभाषित भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से अपन शैल स्थिरांक को परिभाषित कर रहे हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखो शैल स्थिरांक की हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक यानी अक्स क्या कहेंगे, देखो अपन कह सकते हैं कि शैल स्थिरांक वह गुणांक है जिसे विलयन के चालकत्व से गुणा करने पर उस विलयन की चालकता, या अपन ऐसे कह सकते हैं उस विलयन का विशिष्ट चालकत्व प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक वह गुणांक है, वह गुणांक है जिसे विलयन के चालकत्व से, विलयन के चालकत्व से गुणा करने पर विलयन का विशिष्ट चालकत्व, विलयन का विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व को कहते हैं चालकता। गुणा करने पर विलयन का विशिष्ट चालकत्व या चालकता प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यानी अपन लिख सकते हैं चालकता इक्वल टू चालकत्व इंटू शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक। यानी कप्पा इक्वल टू C इंटू अक्स, और अगर यहाँ से मैं अक्स का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा कप्पा अपॉन C। यानी मैं इसको, देखो ये समीकरण 3 और इसको मैं दे दूं समीकरण 4। अब देखो इसको मैं समीकरण 5 दे दूं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 5 की सहायता से हम शैल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो अक्स तो क्या है, अक्स तो है शैल स्थिरांक, अक्स तो क्या है शैल स्थिरांक, कप्पा क्या है चालकता, और C क्या है चालकत्व। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण 5 की सहायता से हम शैल का शैल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इस सूत्र से हमें
सेल स्थिरांक की इकाई भी लिख सकते हैं। देखो इस परिभाषा को मैं हटा रहा हूं। इस सूत्र से हम सेल स्थिरांक की इकाई भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं सेल स्थिरांक की इकाई, सेल स्थिरांक की इकाई देखो क्या आएगी, हमारे पास सूत्र क्या है, x इक्वल टू कप्पा, कप्पा इंटू सी चालकता है। अब देखो चालकता का जो मात्रक यानी इकाई होती है क्या होती है, प्रति ओम प्रति सेमी, प्रति ओम प्रति सेमी अपॉन चालकत्व की इकाई क्या होती है, प्रति ओम। अरे चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो होता है, तो इकाई क्या हो जाएगी, प्रति ओम। प्रति ओम से प्रति ओम कैंसिल, यानी इस सेल स्थिरांक की इकाई क्या आएगी, प्रति सेमी या सेमी इनवर्स। अगर SI की बात करें तो SI में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे SI में प्रति मीटर, प्रति मीटर SI इकाई क्या हो जाएगी, प्रति मीटर। तो आप इस सेल स्थिरांक की इकाई भी ध्यान में रखोगे। अब देखो यहां से हम एक सूत्र और लिख सकते हैं, देखो यानी ये क्या आ गया, यहां से मैं लिख सकता हूं कप्पा इक्वल टू, देखो C क्या है 1/r, यानी यहां से x अपॉन r। तो अपन ये सूत्र और बना सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि हम इस सूत्र से कप्पा का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारे पास ये सूत्र आया, इस सूत्र से कप्पा का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम इस सूत्र से भी कप्पा यानी चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अक्स तो क्या है, सेल का सेल स्थिरांक, और आर क्या है, विलयन का प्रतिरोध। ठीक है ना, तो इस सूत्र को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो हमने सेल स्थिरांक देख लिया, परिभाषा देख ली, इसकी इकाई देख ली। अब देखो हमें यह पता है कि सेल स्थिरांक L अपॉन ए होता है। क्या होता है, L अपॉन ए। अब देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सेल स्थिरांक क्या होता है, L अपॉन ए। सेल स्थिरांक इक्वल टू L अपॉन ए, यानी इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये तो है कि जो L है ये तो है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, और जो A है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो हम इस इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इनके मान रख कर भी हम सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमें सेल स्थिरांक का मान प्राप्त होता है वो अविश्वसनीय मान होता है, यानी हम कह सकते हैं यथार्थ मान नहीं होता है। इसलिए हम सेल स्थिरांक का जो मान है वो अपन किससे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे, देखो अभी हमने क्या लिखा था, कप्पा अपॉन सी। इस सूत्र से हम सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि x इक्वल टू चालकता अपॉन चालकत्व। ठीक है ना, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से ज्ञात विलयन का चालकत्व और चालकता के जो मान हैं उन मानों की सहायता से हम सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं, और यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा वो विश्वसनीय या अपन कह सकते हैं यथार्थ मान प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना,
अब देखो, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करके हमने चालकत्व ज्ञात कर लिया, या अपन ऐसे कह सकते हैं हम चालकत्व ज्ञात कर सकते हैं, फिर चालकत्व से चालकता ज्ञात कर सकते हैं, और चालकता से हमने यानी चालकता और चालकत्व के मानों से हम शैल स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, हमें चालकता प्राप्त हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि चालकता के मानों से अब हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? चालकता के मान से मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकताओं के मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता क्या होती है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल से कर रखा है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट कि विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का मापन हमने कर लिया, या अपन कह सकते हैं प्रायोगिक सत्यापन हमने कर लिया। अब देखो, अब तक जो हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी हैं, या अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण पद पढ़े हैं, उन पदों की आप इकाइयों को ध्यान में रखोगे। मैं वापस से आपको एक साथ लिखवा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पद एवं उनकी इकाइयाँ। देखो, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इकाइयों से संबंधित। इकाइयाँ बोल दो, मात्रक बोल दो, एक ही बात है, कोई कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो लिखूँ मैं पद, यहाँ पे लिखूँ मैं इकाई। देखो, दोनों इकाई बताऊँगा मैं आपको, CGS में भी और SI में भी। तो यहाँ पे जो इकाई लिखूँगा वो लिखूँगा मैं SI, ठीक है ना। एक साथ हमने पढ़ रखे हैं, आपको याद भी है, एक साथ लिख रहे हैं ताकि याद करने में आपको सुविधा रहे, ठीक है ना। देखो, हम बात करते हैं पहले प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं? प्रतिरोध की। प्रतिरोध को हमने लिखा था R से, ठीक है। प्रतिरोध की जो CGS इकाई वो होती है ओम, और SI इकाई भी क्या होती है? ओम। याद करो, मेरा बताया हुआ आपको कि ओम को हम CGS में भी प्रयुक्त करते हैं और MKS यानी SI में भी प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट पद लेऊं मैं चालकत्व। क्या लेऊं? चालकत्व यानी C। देखो, चालकत्व की CGS इकाई क्या होगी? प्रति ओम। क्या होगी? प्रति ओम। अरे चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो होता है। और अगर SI की बात करूं तो सीमेंस। क्या होती है? सीमेंस। सीमेंस का प्रतीक S है। अगला मैं लेऊं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, देखो इसी को हमने क्या कहा था? विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखोगे आप इस नाम को भी, प्रतिरोधकता बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो। प्रतीक क्या था इसका? रो। अरे क्या था? रो। तो ये मैंने रो लिख दिया है। प्रतिरोधकता का प्रतीक रो है। देखो, प्रतिरोधकता की जो CGS में इकाई वो क्या थी? ओम इंटू सेमी। अरे यही तो थी। और अगर SI की बात करूं तो क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आओ चालकता की इकाई। चालकता को हमने कप्पा से लिखा था, तो ये लो कप्पा। क्या होगी? पहले CGS की बात करते हैं। प्रति ओम प्रति सेमी। प्रति ओम प्रति सेमी। और यहाँ पे क्या जाएगी? प्रति ओम को हम क्या कहते हैं? सीमेंस। देखो प्रति ओम को तो सीमेंस प्रति मीटर।
सीमेंस प्रति मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले रहा हूं मैं मोलर चालकता, क्या ले रहा हूं, मोलर चालकता। याद करो मोलर चालकता को हमने लिखा था लेमडा एम से, लेमडा एम से, और इसकी सीजीएस में इकाई क्या होगी, प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसआई की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगी, सीमेंस मीटर स्क्वायर और प्रति मोल। बात करूं मैं तुल्यांकी चालकता की, तुल्यांकी चालकता, और तुल्यांकी चालकता को हमने लिखा था लेमडा इक्विवेलेंट से। किसे लिखा था, लेमडा इक्विवेलेंट से। देखो इसकी सीजीएस में इकाई क्या होगी, प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक प्रति, या प्रति ग्राम तुल्यांक, या ग्राम तुल्यांक इनवर्स बोल दो, एक ही बात है। एसआई की बात करें तो सीमेंस, क्या लिख दें, सीमेंस मीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक प्रति। अब देखो एक और ले रहा हूं मैं, अभी हमने पढ़ा है सेल स्थिरांक, क्या पढ़ा है, सेल स्थिरांक। देखो प्रतीक तो होता है अक्स, और अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो L/A, ठीक है। अभी देखिए इकाई क्या थी इसकी, प्रति सेमी, और एसआई की बात करें तो प्रति मीटर। अब देखो आप ना एक टेबल बनाओगे, आप उस टेबल में आप इसको बनाओगे अच्छे से, ताकि आपको ना इकाइयों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पहला कॉलम पद का है, दूसरा इकाई का है, सीजीएस वाली इकाई का, और अंतिम कॉलम है एसआई इकाई का। आराम से आप टेबल बनाओगे और इसको याद भी करोगे। देखो वापस से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। प्रतिरोध, प्रतीक होता है आर, इसकी सीजीएस इकाई ओम, एसआई इकाई भी ओम, चालकत्व है जिसको हमने सी से लिखा था प्रति ओम यानी सीमेंस। फिर प्रतिरोधकता बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में ऐसी की ऐसी पूछी गई है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई लिखिए, ठीक है। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसका प्रतीक है रो, क्या बोलेंगे इसको, रो। सीजीएस इकाई तो होती है ओम इंटू सेमी, और एसआई इकाई ओम इंटू मीटर। फिर हमने ली चालकता यानी कप्पा, ठीक है। चालकता की सीजीएस में इकाई प्रति ओम प्रति सेमी या ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। एसआई की बात करें तो सीमेंस प्रति मीटर, तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद तो आपको सभी करनी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, ठीक है ना। फिर हमने मोलर चालकता यानी लेमडा एम, लेमडा एम की सीजीएस में इकाई क्या होती है, प्रति ओम सेमी स्क्वायर पर मोल। एसआई की बात करें तो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, इसको भी आप ध्यान में रखोगे, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की इकाइयों को भी। तुल्यांकी चालकता को हमने लेमडा इक्विवेलेंट से लिखा है, सीजीएस में इकाई क्या होगी, प्रति ओम सेमी स्क्वायर पर ग्राम तुल्यांक। और अगर एसआई की बात करें तो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम तुल्यांक। फिर हमने सेल स्थिरांक यानी अक्स लिया, इसकी सीजीएस में इकाई पर सेमी या प्रति सेमी या सेमी इनवर्स, और एसआई की बात करें तो मीटर पर या प्रति मीटर, ठीक है। तो आप इनको एक बार दोबारा से है ना याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का हम प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उस विलयन की चालकता का हम मापन कैसे करते हैं। तो मापन हमने देख लिया, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि काम में आती है। व्हीट स्टोन ब्रिज की 4 भुजा होती हैं,
एक भुजा में हम उस चालकता मापी सेल को जोड़ देते हैं। चालकता मापी सेल क्या होता है, हमें जिस विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उस प्रतिरोध को उसमें भर दिया जाता है। प्लेटिनम ब्लैक से लेपित 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड उनमें लगा दिए जाते हैं। उस चालकता मापी सेल को थर्मोस्टेट यानी ताप स्थायी में रख दिया जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज में संसूचक की सहायता से संतुलन की अवस्था या अपन कह सकते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था ज्ञात कर लेते हैं और उस अवस्था में हम अज्ञात प्रतिरोध यानी R2 का मान ज्ञात करके हम चालकत्व ज्ञात कर सकते हैं। चालकत्व से चालकता ज्ञात कर सकते हैं और चालकता और चालकत्व के मानों से हम सेल स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने डिटेल से विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता के मापन का अध्ययन कर लिया है। अंत में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पद एवं उनकी इकाइयाँ भी बताई हैं। इनको आप एज इट इज़ ऐसी की ऐसी आपको याद करनी है। क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कई बार बोर्ड एग्जाम में और आगे भी होने की संभावना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रतिरोधकता की एसआई इकाई लिखिए, या पूछेगा चालकता की एसआई इकाई लिखिए, या पूछ सकता है वो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की एसआई इकाई। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब देखो हमारा जो पार्ट अगला होगा यानी पार्ट 8 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे एक तो चालकत्व है, चालकता और मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। इस टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 8 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।